हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालविया, आपका साइंस टीचर, अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज क्लास 10th के अध्याय 14 पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व का पार्ट 4 अपन पढ़ेंगे। इस अध्याय में अब तक पीछे के 3 वीडियो में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जिसमें प्रमुख रूप से हमने जो हमारे कोर्स में पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, जो हमारे इस साल कोर्स में है। अच्छे तरीके से पूरा पढ़ चुके हैं अपन। आर्थिक महत्व के बारे में ये है, ठीक है, कि महत्वपूर्ण पादपों और उनसे उत्पन्न उत्पादों से अर्थ की प्राप्ति करना, पैसे कमाना क्या आर्थिक विज्ञान कहलाता है। आर्थिक विज्ञान कहलाता है। इसमें अपन ने 3 प्रकार के पादपों के बारे में पढ़ा था। पहला, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को 3 भागों में बांटा गया। पहले तो खाद्य पादप, जिनसे खाने की चीजें प्राप्त होती हैं। दूसरे, औषधीय पादप, जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। और तीसरे, जो इमारती काष्ठ एवं रेशे युक्त पादप। तीसरे पादप हमने ऐसे देखे जो इमारती काष्ठ, जिनसे फर्नीचर, महल, घरों का निर्माण होता है। और रेशे युक्त पादप, जिनसे हमें धागे की, रेशम की धागे की प्राप्ति होती है। और उन धागों से हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं, रेशों की प्राप्ति होती है। तो ये 3 प्रकार के वस्त्र अपन ने पढ़े। इन खाद्य पादपों में हमने कौन से पौधे के फल खाए जाते हैं, किन की पत्तियां खाई जाती हैं, किन के तने खाए जाते हैं, ठीक है, किन की जड़ें खाई जाती हैं, किन का पुष्प खाया जाता है, फूल खाया जाता है, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है। इसी तरह औषधीय पादपों में भी हमने पढ़ा कि पौधे के कौन से फल भाग से कौन से पौधे के फल भाग से दवाइयां बनती है, किन के जड़ों से, ठीक है, जड़ों, तने के बारे में अपन ने पढ़ा कि कौन से भाग से, तन से पौधे के कौन से भाग से दवाइयां बनाई जाती है। इसी तरह इमारती काष्ठ, सागवान, शीशम, देवदारा, खेजड़ी, ठीक है, रोहिड़ा, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। और ऐसे युक्त पादपों में हमने कपास, जूट, नारियल, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। और खाद्य पादपों में सब्जियां भी हमने पढ़ी। इस तरीके से हमने ये पादपों का जो आर्थिक महत्व था हमारे सिलेबस में, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जंतुओं के महत्व पर चलते हैं, जंतुओं के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, ध्यान देकर जंतुओं का आर्थिक महत्व। जंतुओं का आर्थिक महत्व, जैसे पादपों को हम खाने में, दवाइयां बनाने में और इमारती काष्ठ में, इनमें उपयोग लेते थे, वैसे जंतुओं को भी कई प्रकार से उनको बेचकर या उनके उत्पादों को बेचकर हम क्या करते हैं, आर्थिक महत्व कमाते हैं, आर्थिक धन कमाते हैं। जैसे कई जानवरों को खाने योग्य भाग होते हैं, जैसे उनके अंदर का जो मांस होता है, अंडे होते हैं, ये प्रोटीन युक्त होने के कारण बहुत ही ज्यादा खाने में
काम में लिए जाते हैं। फिर इनके जानवरों के जंतुओं की जो खाल होती है, दांत होती है, हड्डियां होती है, बिकती हैं, ठीक है, बेचकर धन कमाया जाता है। और कई सारे उत्पाद है, जैसे डेयरी उद्योग है जिनसे दूध प्राप्त होता है, गाय भैंस बकरियों से दूध प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है भेड़ों से, रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। हाँ, ये अपने पढ़ेंगे उसमें। तो शुरू करते हैं इसको। जंतुओं के आर्थिक महत्व में पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन है जो, देखिए मधुमक्खी पालन में क्या होता है। पहली बात तो मधुमक्खियों से हमें क्या प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से हमें शहद, मोम आदि प्राप्त होते हैं, जिनको शहद को, मोम को, इनको बेचकर हम क्या करते हैं, हम इनको पाल कर इनसे प्राप्त होने वाले शहद और मोम को बेचकर धन कमाया जाता है, बेचकर अपना जीविका चलाई जाती है, आजीविका, ठीक है। तो देखिए मधुमक्खी पालन में क्या करते हैं, पहले शहद और मोम को प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते थे। लोग जंगलों में जाते और जहां पर बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए होते थे, तो वहां से वो शहद और मोम प्राप्त करते थे। लेकिन आज के समय में मधुमक्खियों को पाला जाता है उद्यानों में, जगह जगहों पर, बगीचों में, उद्यानों में पाला जाता है। पालकर कृत्रिम रूप से क्या, उनका आवास बनाया जाता है, उनके छत्ते बनाए जाते हैं और उन छत्तों में उन छत्तों में क्या करते हैं, मधुमक्खियों को पाला जाता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम जो पाला जाता है, ज्यादातर जो जाति है मधुमक्खी की वो है एपिस मेलिफेरा। मधुमक्खी की जाति है जो भारत में अत्यधिक, वैसे तो कई प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, लेकिन एपिस मेलिफेरा जो मधुमक्खी है जो भारत में सर्वाधिक रूप से पाली जाती है। अब इसके पालने का तरीका क्या है, एक कृत्रिम बॉक्स लेते हैं, एक कृत्रिम बॉक्स लेते हैं तथा इसमें कुछ प्लेटें डाल दी जाती है। इस प्रकार से उसमें जैसे फ्रीज के अंदर जो जालियां डाली जाती है अंदर की तरफ, वैसे इसमें प्लेटें डाली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कई सारे छेद होते हैं जो क्या करते हैं, मधुमक्खी आराम से इनके अंदर आ सके और बाहर जा सके। इन प्लेटों को इस प्रकार से बनाया जाता है, बिल्कुल छेद के रूप में, एक कोष के रूप में बनाया जाता है। इस प्रकार से इसमें कई सारे छेद होते हैं। इस प्रकार से उसमें छेद होते हैं और इसको उठाकर ऐसे अंदर की तरफ डाल दिया जाता है सभी प्लेटों को। तो ये जो छेद होते हैं ये ऐसा लगता है जैसे रियल मधुमक्खी का, वास्तविक मधुमक्खी जो प्राकृतिक रूप से क्या करती है, अपना छत्ता बनाती है, ऐसा लगता है। अब जब इन प्लेटों में थोड़ा बहुत जो शहद होता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त, वो थोड़ा बहुत इसमें डाल दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। अब डालने के कारण क्या होता है कि फिर इसको डालने के बाद इसको बगीचे में, जहां फूलन बहुत ही ज्यादा हो, संख्या में हो, वहां रख दिया जाता है। फिर जिससे धीरे धीरे इसमें क्या होता है, वहां पर जब ये प्राकृतिक इसमें थोड़ा सा शहद सब जगह डाला हुआ है तो मधुमक्खी आकर्षित होती है, देखती है हाँ यहाँ कोई छत्ता है अपना ही, ठीक है।
और मधुमक्खियां उस गार्डन और आसपास के जो फूल है वहां से बैठकर जो मधु जो शहद है वो चूस कर लाती है और अपने इन कोष्ठकों में, प्लेटों की कोष्ठकों में इकट्ठे करती रहती है। ठीक है, तो जब लगातार इसमें मधुमक्खियां आती है और शहद लाती रहती है, जब ये पूरे भर जाते हैं इन प्लेटों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और प्लेटों को बाहर निकालकर उसमें जो शहद इकट्ठा हुआ है उस शहद को क्या कर लेते हैं, छांट कर अलग कर लेते हैं और फिर से क्या करते हैं, वापस उन प्लेटों को खाली करके क्या करते हैं, वापस इसमें डाल देते हैं और बगीचों में रख देते हैं। इस प्रकार से क्या किया जाता है, इस प्रकार से ये मधुमक्खियों का कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है। इंपॉर्टेंट, मधुमक्खी की कौन सी जाति को पाला जाता है ज्यादातर भारत में, एपिस मेलिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम ही है। मधुमक्खियों से हमें शहद और मोम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शहद और मोम प्राप्त होता है। तो ये अपना मधुमक्खी पालन जो पहला जंतु पालन में हमारा था। आगे हम देखते हैं रेशम कीट के बारे में। रेशम उत्पादन के लिए भी कीटों को पाला जाता है। जो हमें प्राकृतिक रूप से जो रेशम मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो हमें प्राकृतिक रूप से जो रेशम मिलता है वो हमें रेशम कीट से मिलता है, कीट होता है। ठीक है, दूसरा है रेशम कीट पालन। मधुमक्खी पालन के बाद हम अब पढ़ेंगे रेशम कीट पालन के बारे में। रेशम कीट पालन क्या होता है, देखिए रेशम, सबसे पहला तो रेशम कीट से रेशम प्राप्त करना क्या कहलाता है, रेशम उत्पादन कहलाता है। यानी पहले कृत्रिम रूप से रेशम कीट को पालना और रेशम कीट को पालने के बाद क्या करते हैं, उसको रेशम कीट से रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से रेशम कीट को पालना और फिर रेशम प्राप्त करना, ये सारा क्या कहलाता है, रेशम उत्पादन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब रेशम कीट में अब कई प्रकार के रेशम कीट होते हैं, कई प्रकार की जातियां होती है। इसमें होती हैं ज्यादातर, इसमें कौन सी जाति पाली जाती है, तो रेशम कीट का वर्गीकरण में भी कई बार पूछा जाता है। तो रेशम कीट का जो जगत होता है, यानी रेशम कीट है वो किस जगत का है, वो एनिमेलिया जगत का, एनिमेलिया जगत का प्राणी है। नेक्स्ट, जो इसका संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। वर्ग है, आर्थ्रोपोडा संघ का वर्ग है और वर्ग है कौन सा, इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग है। इस इंसेक्टा वर्ग में सभी कीड़े मकोड़े आते हैं, सभी कीड़े और कीट पतंगे सारे आते हैं। गण है लेपिडोप्टेरा गण, लेपिडोप्टेरा गण है। और जो अंतिम है, इसकी कौन सी जाति काम में ली जाती है, तो जाति काम में ली जाती है ज्यादातर बॉम्बिक्स मोराई। कौन सी जाति काम में ली जाती है, बॉम्बिक्स मोराई। ये वैज्ञानिक नाम है, इसलिए इसके नीचे क्या करना जरूरी है, अंडरलाइन करना जरूरी है। तो बॉम्बिक्स मोराई नाम की जातियां, किस्म की जो रेशम कीट हैं वो रेशम उत्पादन में ज्यादातर क्या करते हैं, काम में लेते हैं। यह जगत एनिमेलिया संघ आर्थ्रोपोडा का
वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा और जाति बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई है। ये इस का वर्गीकरण है। जब अपन बड़ी क्लासों में जाएंगे साइंस लेके आगे, तो हमें इन सब का वर्गीकरण प्रैक्टिकल में, कई वाइवा में पूछे जाते हैं। आने वाले जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं तो ऐसे वर्गीकरण पूछे जाते हैं, या उनसे पूछा जाता है फलाना, जैसे रेशम कीट कौन से गण का है सदस्य है तो लेपिडोप्टेरा का है, कौन से जगत का है एनिमेलिया जगत का है, कौन से संघ का है तो आर्थ्रोपोडा संघ का है। इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, फिर इन रेशम कीट पालन के लिए रेशम कीट का पोषक जो पौधा होता है जिन पर ये पाले जाते हैं वो है शहतूत का पौधा। शहतूत के पौधे पर पाला जाता है, और शहतूत के पौधे पर पालने के बाद इसको क्या करते हैं, पौधे को पाला जाता है, और पौधे के भी कौन सी भाग पर, पत्तियों पर पाला जाता है। किस पर? पत्तियों पर पाला जाता है, पत्तियों पर पाला जाता है। ठीक है, तो रेशम कीट पालन में रेशम कीट से रेशम प्राप्त करना क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन कहलाता है। यह शहतूत के पौधों पर, पत्तियों पर यह रेशम कीट पाला जाता है। इसका वर्गीकरण देखें तो जगत एनिमेलिया, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा और कौन सी जातियों को पाला जाता है? बॉम्बिक्स मोराई, जो इसका वैज्ञानिक नाम भी है, कि जातियों को पाला जाता है। देखिए, अब इसका जीवन चक्र कई बार पूछा गया है कि रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है? रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है? रेशम कीट का जीवन चक्र देखिए, रेशम कीट क्या होता है? रेशम कीट शहतूत की पत्तियों को खाता है। ठीक है, रेशम कीट होता है वो शहतूत की पत्तियों को खाता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, बाद में जब ये अंडे देता है, उन अंडों से जो लार्वा निकलता है, यानी लार्वा जो अंदर से जो लार्वा निकलता है, जब अंडा फूटता है उसके अंदर से लार्वा, जो सामान्य भाषा में कहे कि अपन जो लट निकलती हैं, वह लट, लार्वा को हम क्या कहते हैं? उस लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। कैटरपिलर में देखिए, इस कैटरपिलर में दो यानी एक जोड़ी रेशम ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है? एक जोड़ी रेशम ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? रेशम एक तरल पदार्थ का स्राव करती हैं। ये तरल पदार्थ ही आगे जाकर किस में बदलता है? रेशम में बदलता है। लार्वा जो होता है उसे क्या बोला जाता है? कैटरपिलर बोला जाता है। फिर इस कैटरपिलर में एक जोड़ी जो रेशम ग्रंथियां होती है उससे लगातार रेशम का श्रवण किया जाता है। रेशम को तरल पदार्थ में क्या कर रहा है? छोड़ा जाता है। इस प्रकार का ये मान लो क्या है? जो इसका लार्वा है। इसकी जो रेशम ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं? रेशम छोड़ती है। रेशम वो तरल पदार्थ क्या करता है? ये लार्वा अपने चारों तरफ लपेटता रहता है बार बार। जितना भी रेशम होता है उसको अपने चारों तरफ लपेटता रहता है। ठीक है, जब ये चारों तरफ जैसे जैसे लपेटता जाता है, जैसे ही इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, धूप पड़ती है, ये तरल पदार्थ, रेशम का तरल पदार्थ कठोर हो जाता है। कठोर होकर इस पर जमने लगता है। जमने के बाद, ठीक है,
अब जब ये तरल पदार्थ इसमें बदल जाता है, कठोर हो जाता है और यहाँ पर जम जाता है जो, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? अब कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। जब लार्वा अंडे से निकला तब उसे क्या कहते थे? वो अवस्था कैटरपिलर थी। ठीक है। अब जब इस पर चारों तरफ रेशम स्रावित हो गया और वो सूखकर प्रकाश से, धूप से कठोर हो गया, तो इसे कोकून कहते हैं। अब अंदर की जो लट होती थी, जो लार्वा था कैटरपिलर, वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, बस ऊपर चारों तरफ अपने क्या रेशम होता दिखाई देता, लपेट। लेकिन इसके अंदर का जो ये पदार्थ पहले कैटरपिलर था, उसको क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। जो अंदर है वो एकदम जीवित है। रेशम और प्यूपा का सम्मिलित रूप कोकून है, लेकिन अंदर का जो भाग है वो प्यूपा कहलाता है। ठीक है। इस कोकून अवस्था में इस क्या करते हैं? अब इन रेशम कीट को पत्तियों से अलग कर लेते हैं। अलग करके इनको उबाला जाता है। उबालने से क्या होता है? अंदर वाला जो प्यूपा होता है वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है बिल्कुल, और ऊपर का जो रेशम होता है वही हमें प्राप्त होता है। ठीक है। फिर इसको सुखा देते हैं। प्रत्येक रेशम कीट से लगभग एक बार में 1000 से 1200 मीटर रेशम की प्राप्ति होती है, अर्थात 1 किलोमीटर लंबे तक लंबाई के रेशम की प्राप्ति हमें होती है एक बार में एक रेशम कीट से। ठीक है। तो ये था अपने रेशम कीट का जीवन चक्र। देखिए आगे इसमें एक बार फिर से देखते हैं इसको। रेशम कीट का पालन। रेशम कीट से रेशम प्राप्त करना रेशम उत्पादन कहलाता है। इसे शहतूत की पौधे की पत्तियों पर पाला जाता है और इसका जगत है एनिमेलिया। वर्गीकरण देखते हैं। जगत एनिमेलिया, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा, जाति बोम्बिक्स मोराइना। जीवन चक्र, यह शहतूत की पत्तियों को खाता है, परिपक्व होकर अंडे देता है। अंडों से लार्वा निकलता है जिसे कैटरपिलर कहते हैं। इस कैटरपिलर में एक जोड़ी ग्रंथियां होती है। कौन सी? रेशम ग्रंथियां। टोटल संख्या में 2 रेशम ग्रंथियां होती है। और रेशम ग्रंथियां क्या करती है? लगातार रेशम का स्रावन करती है। ये जो कैटरपिलर होता है उसके चारों तरफ ये जो तरल स्रावित होता है वो कैटरपिलर चारों तरफ अपने लपेटता रहता है। लपेटने के बाद क्या होता है? जैसे ही धूप पड़ती है इन पर, ये ऊपर वाला जो आवरण होता है तरल पदार्थ वो ठोस में बदल जाता है, धागे में बदल जाता है। इस अवस्था को कोकून कहते हैं। और इस धागे के अंदर, इस कठोर आवरण के अंदर जो जीवित अवस्था पाई जाती है वो प्यूपा कहलाती है। इस प्यूपा या कोकून अवस्था में क्या करते हैं? हम इन कीटों को उन पत्तों से, शहतूत के पौधों से अलग करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं, जिससे अंदर वाला जो प्यूपा जीवित पदार्थ होता है वो तो मर जाता है, खत्म हो जाता है और धागे से अलग हो जाता है, और हम बाकी जो रेशम होता है वो प्राप्त कर लेते हैं, रेशम प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक रेशम कीट से लगभग 1000 से 1200 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर तक का धागा हमें प्राप्त होता है। तो ये था रेशम कीट। एक अब और देखते हैं, एक और देखिए क्या है वो। लाख कीट संवर्धन देखते हैं। तीसरा पद, लाख कीट संवर्धन क्या होता है देखिए। लाख के पौधे से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलाने में काम आता है लाख पदार्थ। ठीक है। तो लाख एक कीट संवर्धन है जिसे महत्वपूर्ण उत्पाद लाख प्राप्त होता है। अब लाख कीट की, लाख जो कीट है, लाख कीट की इस लाख कीट के अंदर लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती है जो क्या करती है? एक पदार्थ छोड़ती है। ठीक है।
उस पदार्थ को हम लाख कहते हैं। लाख कीट की लक्ष्य ग्रंथियां, लक्ष्य ग्रंथियां, सवाल पूछ ले कि रेशम कीट के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। लाख कीट के अंदर लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती है। लाख कीट की लक्ष्य ग्रंथियों से स्रावित यानी छोड़ा जाने वाला कौन सा रालदार पदार्थ लाख कहलाता है। क्या कहलाता है? लाख कहलाता है। सॉरी, लाख कहलाता है। ठीक है, लाख कहलाता है। लाख का जो वैज्ञानिक नाम है, इस कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लेसिफर, लेसिफर लेका। क्या है? लेसिफर लेका इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या करते हैं? लाख कीट से जो लाख प्राप्त किया जाता है, लाख कीट से जो लाख प्राप्त किया जाता है, तो ये कीट भी नर व मादा होते हैं। दो जीव होते हैं, एक नर और एक मादा की प्रजातियां होती हैं। नर कीट का इंपॉर्टेंट है, ये नर कीट है, उसकी एक अवस्था होती है निम्फा अवस्था। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। नर कीट की जो एक अवस्था होती है निम्फा अवस्था, लाख कीट का जो नर कीट होता है उसमें निम्फा अवस्था होती है। उस निम्फा अवस्था से क्या किया जाता है? लाख प्राप्त किया जाता है, लाख प्राप्त किया जाता है। यानी वयस्क अवस्था से पहले एक लाख कीट की निम्फा अवस्था होती है, उस निम्फा अवस्था में नर से लाख प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बाकी किसी और से नहीं प्राप्त किया जाता। मादा में कोई भी अवस्था से प्राप्त किया जा सकता है, लार्वा अवस्था को छोड़कर बाकी किसी भी अवस्था से क्या कर सकते हैं अपन? लाख प्राप्त कर सकते हैं। लाख उत्पादन, लाख उत्पादन की दो विधियां हैं, दो विधियां हैं। ठीक है, पहली है पुरानी विधि। ये प्राचीन समय में बहुत ही फेमस थी, बहुत ही ज्यादा फेमस थी। ठीक है, इस विधि में करते क्या थे? जिस फसल पर, जिस पौधे पर क्या करते थे अपन? जिस पौधे पर, जिस पौधे पर इन लाख कीटों को पाला जाता था, जब ये लाख देने लग जाते तब क्या करते थे? फसल के साथ ही, फसल प्लस कीट दोनों को साथ ही काट लेते थे। फसल को भी साथ में काट लेते, कीटों को अलग नहीं करते थे। पुरानी विधि थी, फसल के साथ कीट को काट लेते थे। फसल काट लेते थे जिससे आने वाली जो अगली हम पीढ़ी हम करते थे, लाख कीट अगली बार संवर्धन करते थे, तो उससे भारी नुकसान होता था, क्योंकि उस टाइम फसल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि फसल को तो हमने जड़ से उखाड़ लिया है, तो अब कहां से होगी? दूसरी है आधुनिक विधि। इस विधि में लाख उत्पादन में क्या करते हैं? इस विधि में फसल को साथ में नहीं काटते हैं। इस विधि में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार लाख को अलग किया जाता है, यानी फसल से लाख के कीटों को ही अलग करते हैं और लाख जो हमने छोड़ी है उस लाख को ही अलग करते हैं। इंपॉर्टेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट इससे बात, आज की लास्ट बात है, जो भारत में जो लाख कीट का अनुसंधान केंद्र है, भारतीय लाख कीट अनुसंधान, लाख कीट अनुसंधान है, वो कहां पर है? रांची, बिहार में। रांची बिहार में है भारतीय लाख कीट अनुसंधान केंद्र जो है, वो कहां पर है? रांची बिहार में है। तो आज अपन ने लाख कीट संवर्धन के बारे में अभी अपन ने देखा पूरा,
कि लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफरलेका है। लाख कीट से लाख उत्पन्न करना एक रालदार पदार्थ छोड़ा जाता है लाख कीट द्वारा, उसे अपन लाख कहते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि नर में जो लाख प्राप्त की जाती है वो निम्फा अवस्था से प्राप्त की जाती है, निम्फा अवस्था से। मादा में वह वयस्क होने के बाद उसकी कौन सी भी अवस्था से हम लाख प्राप्त कर सकते हैं। दो विधियां इसकी प्रचलित हैं। पुरानी विधि में तो फसलों के साथ साथ जिन फसलों पर लाख कीट पाले जाते थे उन फसलों को भी साथ साथ लाख के साथ अलग कर लिया जाता था, लेकिन आधुनिक विधि में फसलों को अलग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ लाख के कीटों से लाख ही अलग करते हैं, वो भी एक साथ नहीं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा इकट्ठा करते हैं। इससे पहले अपन ने रेशम कीट के बारे में पढ़ा। रेशम कीट इंपॉर्टेंट शहतूत के पौधे पर पाला जाता है, ठीक है। रेशम कीट का जो अंडे से जो लार्वा निकलता है उसे कैटरपिलर कहते हैं। इस लार्वा में एक जोड़ी रेशम ग्रंथियां पाई जाती है, तो तरल पदार्थ छोड़ती है रेशम, ठीक है। जब ये तरल पदार्थ इनके शरीर पे लिपट जाता है और जैसे ही धूप लगती है तो वो तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है। ठोस पदार्थ में बदलने के बाद क्या होता है, ठोस पदार्थ में बदलने के बाद, ठीक है, उस अवस्था को कोकून कहते हैं। उस कोकून ठोस पदार्थ के अंदर एक जीवित अवस्था होती है जिसे प्यूपा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। अब इस अवस्था में, प्यूपा अवस्था या कोकून अवस्था में, हम बोल सकते हैं उस रेशम कीट को शहतूत के पौधे की पत्तियों से, पौधे से अलग करके क्या करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे होता ही है कि अंदर वाला जो जीवित पदार्थ है वो प्यूपा मर जाता है और रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। प्रत्येक रेशम कीट से लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबा एक रेशम प्राप्त होता है। इसी तरह हमने रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। मधुमक्खी के बारे में भी, मधुमक्खी पालन से हमें शहद और मोम प्राप्त होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। उनकी जो प्रजातियां हैं बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो इसके साथ अपना आज का ये जो जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे अपन, जिसमें लाख कीट संवर्धन, रेशम पालन और मधुमक्खी पालन के बारे में अपन ने पढ़ा। आने वाली क्लास में अपन, आने वाले वीडियो क्लास में अपन क्या करेंगे, इसको अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।